आपने एमओए बना लिया, ठीक है सर। एमओए मैंने 6 क्लॉज भी लिख लिया। कौन कौन से सर? नेम क्लॉज, सिचुएशनल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सर मैंने इतना सारे चीजें लिख लिया। अब सर मेरे को ना अचानक से एक चीज ख्याल आया कि जो नाम में ना मजा नहीं आ रहा है, मेरे को नाम बदलना है। पता है, अगर आप नाम बदलने के लिए अगर सोच रहे हो तो आपको एक चीज पता चल जाना चाहिए कि आपको एमओए को अल्ट करना पड़ेगा। फिर सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस, और ध्यान समझिएगा, रायपुर में ना करके मैं भवानीपटना रखना चाहता हूं। अच्छा, रायपुर से अगर मैं दूर करूंगा तो एमओए में चेंजेस लगेगा? लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि सिचुएशनल क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होता है? स्टेट लिखा होता है। इसी कारण स्टेट, मैं भवानीपटना क्या मतलब उड़ीसा, अब स्टेट में चेंज होगा तो अल्ट करना पड़ेगा यार। मतलब अब जैसे कैपिटल, सर कैपिटल मुझे इंक्रीज करना है सर, 10 करोड़ की मेरी ऑथराइज कैपिटल थी, अब मुझे 15 करोड़ करवाना है तो कर लो, लेकिन आपको अल्ट करना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे हम लोग अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। समझ आए कि नहीं? अब अल्ट्रेशन को थोड़ा ध्यान समझिएगा, अल्ट करना इतना आसान नहीं होता बेटा। अल्ट्रेशन आपको लोग के दिया हुआ है सेक्शन 13 में, लिखते चलेंगे। अल्ट्रेशन ऑफ एमओए सेक्शन 13, ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना, क्योंकि एओए के अल्ट्रेशन में भी रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा आप लोग का। सेक्शन 12 याद है रजिस्टर्ड ऑफिस का था, 30 दिन वाला, 30 डेज स्टेब्लिश करना होता है। और वही चीज सेक्शन 12 अभी आगे जाके पढ़ोगे आप लोग। सेक्शन 12 अभी तक पूरा डिटेल में नहीं पढ़े हो। देखो, सबसे पहले बात, आपको क्या लगता है कि एमओए को अल्ट करना छोटी बात है कि बड़ी बात है? बड़ी बात है सर। तो क्या लगेगा? ओआर की एसआर? एसआर लगेगा। अगर आपको अल्ट करना है तो अल्ट बाय एसआर। सबसे पहले आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन में कितना कंसेंट चाहिए? मिनिमम 3 टाइम्स। अगेंस्ट में 1 नहीं भैया, फेवर में 3 टाइम्स चाहिए, अगेंस्ट के खिलाफ। समझ आया कि नहीं आप लोगों को? मिनिमम 3 भाई एसआर पास करना मतलब 75% चाहिए मेरे को, फेवरेबल में बोला जाए तो। ठीक। दूसरा, अगर मैं नेम चेंज की बात करूं, अगर मुझे नेम चेंज करना है, पहला क्लॉज नेम होता है। सबसे पहले कोई भी अगर एमओए में चेंजेस करना है तो सबसे पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन अप्रूव कौन करेगा? मेंबर्स। कौन सा में? जनरल मीटिंग में अप्रूव्ड होगा ये। समझ आएगा? जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा। अगर आप लोग को अगर नेम चेंज करना है ना बेटा, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर नाम चेंज करना है ना बेटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगेगा, वो भी राइटिंग में। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगेगा राइटिंग में, जी समझ जाइए। बिना राइटिंग मतलब आप लोग एप्लीकेशन देना पड़ेगा लिख के कि मैं नाम बदलना चाहता हूं। कारण पता है, आप नाम बदलना चाहते हो, तकलीफ ये है कि कहीं आपका नाम फिर मिलता जुलता नहीं हो जाना चाहिए कोई एग्जिस्टिंग कंपनी से, रीअसेंबल बोलते हैं। या तो ऐसा जो हमको मजा ही नहीं आ रहा है, आप नाम नहीं बदल पाओगे, या तो कोई ऐसा जो ट्रेडमार्क लेके रखा है, जैसे डोमिनोज इज ट्रेडमार्क्ड, पता है ना आप लोग को। मैं डोमिनोज लिमिटेड बना लूं? क्यों? डोमिनोज कंपनी थोड़ी ना। जैसे पेप्सी, पेप्सी कंपनी है, हाँ प्रोडक्ट नाम है, जैसे माउंटेन ड्यू, ये पेप्सी, ये इंडिया में कौन बेचता है पेप्सी? करो वरुण बिवरेजेस, वरुण बिवरेजेस बेचता है। आप लोग को चीज पता होनी चाहिए भाई, अलग अलग कंपनी, जैसे कुरकुरे कंपनी है, प्रोडक्ट है यार, ये चीज बना। लेकिन अगर ट्रेडमार्क हो गया ना नाम, जैसे बाकी लोग ना कुरकुरे यूज नहीं करते, कोई सारी स्टिकी कर रहा है, कोई टकाटक कर रहा है, कोई सॉलिड मत, जो भी लिखते जा रहे हैं वो लोग। समझ आया कि नहीं है? लेकिन नाम में अगर ट्रेडमार्क है तो नाम यूज नहीं कर सकते आप लोग। बहुत सारे ट्रेडमार्क आप लोग को, जैसे ही ट्रेडमार्क का मैं आप लोग एग्जांपल पेटेंट का हुआ था, अभी एक महिंद्रा का एक कार आया था इलेक्ट्रिक वाली, क्या नाम था? ईवी, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं नाम क्या था उसका। इंडिगो वाला ने केस फाइल कर दिया था, जो सुनो, क्योंकि इंडिगो में ना वो नाम था जो ये लोगों ने यूज कर दिया था। समझ आया कि नहीं है? जैसे कि अब स्कॉर्पियो किसका है? महिंद्रा का है। कोई और कंपनी क्यों स्कॉर्पियो नहीं रखती? बोल सकते हो इस चीज को, क्योंकि सर वो यूज्ड है। ऐसा करोगे तो नाम समझ, कोई महिंद्रा क्यों नहीं रखता? कंपनी का नाम नहीं रख सकते भाई, अब तुम लोग रजिस्टर्ड है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो, अगर कोई रिसेंबल हो गया तो तकलीफ हो जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइटिंग में परमिशन लेना पड़ेगा आप लोग से। समझ आया कि नहीं? लेकिन अप्रूवल नहीं लगेगा, नो परमिशन
इज नेसेसरी in case of addition or deletion of word private company। पहले बोलता है सर नेम को चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगेगा, यस और नो? वो भी राइटिंग में परमिशन लगेगा भैया, लिख के देगा तभी कर पाओगे। परमिशन जरूरी नहीं है। अगर आपने अपने नाम में वर्ड एडिशन प्राइवेट कंपनी को ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, सर ये ऐड और डिलीट का मतलब मैं समझाता हूं, लिख ली यहां तक एवरीवन। अब देखो मेरा पहले नाम था ना एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब मैं पब्लिक कंपनी बनना चाहता हूं, तो क्या मैं प्राइवेट को डिलीट करूंगा? मैंने प्राइवेट को डिलीट किया। मैं पहले एबीसी लिमिटेड था, अब पब्लिक कंपनी प्राइवेट बनना चाहूं तो ऐड करूंगा। तो अगर आप पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो तो विदाउट चेंजिंग नेम, क्योंकि नाम चेंज नहीं हो रहा है तो इस केस में परमिशन नहीं लगेगा आप लोग को, समझ आया कि नहीं? क्योंकि आप सिर्फ स्टेटस चेंज कर रहे हो अपना, तो इस केस में परमिशन नॉट रिक्वायर्ड, यस और नो? और अगर आप नेम चेंज कराते हो और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के अगर कर देना बेटा तो इफेक्टिव नहीं कहलाएगा, वो आप लोग को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाएगा वो। क्लियर है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लोगे तब नाम चेंज करोगे, एसआर पास कर लिया, फिर उसके बाद जाके आरओसी को बताओगे। आरओसी को तो बताना ही पड़ेगा, नाराज नहीं करना भाई आरओसी को। तुम दुनिया से कहीं परमिशन लेके आओ, मैटर किसका है? स्टेट का है। स्टेट का मैटर तो कौन संभालेगा? आरओसी को संभालना पड़ेगा इस बात को, यस और नो एवरीवन? क्लियर है बच्चे लोग सबको? अब देखो उसके बाद क्या बोलता है, एंट्री इन द रजिस्ट्रार। उसके बाद ना न्यू नेम को, अब नया नाम आप चेंज कर लिए, जो आप लोग का न्यू नेम है उसको जो आरओसी है रजिस्टर में लिखेगा कि नहीं? रजिस्टर ऑफ कंपनी जो बना के रखता है उसको लिखेगा, और आरओसी आप लोग को न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, क्योंकि उसमें नया नाम होगा आप लोग का। तीसरा बोलता है आप लोग का जो आरओसी है ना बेटा, नए नाम को रजिस्टर्ड में लिखेगा। कहां लिखेगा? रजिस्टर में। आप लोग वो क्या करेगा? नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। जरूरी है कि नया सर्टिफिकेट देना? क्यों? क्योंकि सर पुराने में क्या लिखा हुआ है? किसी और कंपनी, पुराना कंपनी का नाम लिखा हुआ है। सर हमको नया कंपनी का नाम जानना है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही आपको बता पाएगा कि आपका नाम क्या है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? देखते हैं सर थोड़ा सा। Entry in register of companies. On any change in the name of a company, the registrar shall enter the new name in the register of companies in place of the old name. कोई भी चेंज होता है चाहे प्राइवेट से पब्लिक ही क्यों ना हो, रजिस्ट्रार लिखेगा भैया नाम को, and issue a fresh certificate of incorporation with the new name, and the change in the name shall be complete and effective only on the issue of such certificate. जिस दिन उसने सर्टिफिकेट दे दिया उस दिन से नया नाम आप लोगों के लिए एप्लीकेबल। क्लियर? कि उससे पहले एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब आरओसी का आपको बताना ही पड़ेगा। यस और नो बच्चे लोग एवरीवन? फिर चौथा आप लोग को बोलता है रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज ऑफ आरओ बोले तो रजिस्टर आरओ के आप लोग के यहां से 4 से 5 पॉइंट होंगे कंटिन्यू, तो ध्यान समझिएगा। देखो बेटा अगर आप ना रजिस्टर्ड ऑफिस को अगर चेंज करना चाहते हो, अगर आपका प्रपोजल है वन स्टेट टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर आपका है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लगेगा अगर आप स्टेट चेंज करते हो तो। क्लियर है कि नहीं? अगर विद इन स्टेट हुआ तो नॉट रिक्वायर्ड, सेंट्रल में अप्रूवल नहीं लगेगा। हाँ लेकिन आपको आरओसी को तो अप्रूवल लगेगा, ये चीज जान लो। स्टेट दुर्ग, रायपुर तो मैं दुर्ग चले गया, भिलाई चले गया, समझ आया कि नहीं? धमतरी चलेगा, जो भी चीज ऐसे तक केस में भी उसमें आरओसी तक बात जाएगी, चल जाएगा। लेकिन स्टेट ही बदल दिए, रायपुर था भवानीपटना चले गए, रायपुर था नागपुर चले गए, तो स्टेट चेंज हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लगेगा। क्लियर है कि नहीं सबको एवरीवन? गॉट इट और नॉट? अब देखो अप्रूवल किस तरीके से लगेगा, ध्यान समझिएगा। आपको नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया, पांचवा आप लोग को बोलता है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोग किस तरीके से अप्रूवल लगेगा। पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ना आप रजिस्टर ऑफिस चेंज कर, उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ से मैं बताता हूँ आप लोग को। देखो पता है कि आपका रजिस्टर ऑफिस कहाँ था पहले, रायपुर में, अब आप चले गए नागपुर। सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होता पता है, जो आपको लोन दे के रखे, आप तो छोड़ के जा रहे हो यार उनको। मतलब एक रायपुर का पर्सन है, उसने आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, आप यहीं हो यार, आना जाना लगे रहेगा, आप छोड़ के जा रहे हो यार, वो बार बार नागपुर थोड़ी नहीं जाएगा यार आपसे बात करने। तो सबसे पहले आपको कंडीशन ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्रेडिटर और मेरे डिबेंचर होल्डर ने कंसेंट दे दिया है कि आप चेंज कर सकते हो, सबसे पहले। दूसरा ये बोलता है कि आपके पास सफिशिएंट प्रोविजन होना चाहिए कि आप आगे जाके अपना डेब्ट का पेमेंट कर पाओगे। और सीधी सी बात है, आपके पास प्लानिंग प्रॉपरली होना चाहिए, प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा आप लोग को, मतलब पैसा साइड रखना पड़ेगा कि मैं आगे जाके डेब्ट को पेमेंट कर दूंगा। मतलब क्लियर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहता कि आप भाग रहे हो। मतलब आप बोलो सर मेरे को जरूरी है सर नागपुर जाना, मेरे पास पैसा है, देख लो मेरे अकाउंट्स को, मेरे पास इतना पैसा रखा हुआ है, मैं ड्यूली पेमेंट करूंगा, मेरे पास प्रोविजंस भी बना कर रखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई आगे जाकर डिसेंटिंग अगर शेयर होल्डर आएंगे ना, तो उनको भी परमिशन लेना पड़ेगा, बताऊंगा किस तरीके से। चलो अभी लिखते हैं फिलहाल के लिए, यस और नो। तो यहां पास लिखा हुआ है विद इन 60 days आफ्टर सेटिस्फाइंग, क्या ये सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर के कंसेंट मिल गए, कंसेंट मिलेगा उसके 60 दिन के अंदर ना, उससे पहले नहीं, और आपके पास सफिशिएंट प्रोविजन है। sufficient provision for debt payment and adequate security within 60 days। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तभी आप लोग का अप्रूवल देगा 60 दिन के अंदर, वही दो चीज अगर सेटिस्फाई कर लिया तो। पहला क्या, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर ने आपको कंसेंट दे दिया कि शिफ्ट कर लो, कंसेंट उनसे लेना पड़ेगा भाई पहले। दूसरा आपके पास सफिशिएंट प्रोविजन होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा ना बेटा तो आप लोग को अल्ट करने नहीं दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग, यस और नो। अब देखो इसमें आप लोग को फाइलिंग तो करना पड़ेगा, अब देखते हैं कैसे होगा। चेंज इन द रजिस्टर ऑफिस क्या बोलते हैं, The alteration of the memorandum relating to the place of registered office from one state to another shall not have any effect unless it is approved by the central government on an application such form and manner as may prescribed। एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इफेक्टिव नहीं होगा unless it is approved by सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। फिर डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ द प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall dispose of application of change of place of registered office within a period of 60 days before passing of order। the central government may satisfy itself। 60 दिन के अंदर आप लोग को ऑर्डर एप्लीकेशन दे देगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को सेटिस्फाई करेगा दैट द अल्ट्रेशन हैज द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एंड अदर पर्सन कंसर्न विद द कंपनी। मतलब कंसेंट मिल गया किससे, क्रेडिटर से, डिबेंचर होल्डर से और अदर पर्सन कोई है तो। और that the sufficient provision has been made by the company either for the due discharge of all its debts and obligation or adequate security has been provided for such discharge। मतलब सर या तो आपके पास सफिशिएंट प्रोविजन है कंपनी के पास, या तो आपका सिक्योरिटीज है, या तो पूरे सर डिस्चार्ज करने की आप ताकत रखते हो, तो अभी आप लोगों को परमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं। ध्यान समझिए कि यहाँ और लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक, या तो उनसे कंसेंट ले लो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रूफ कर दो कि हम आगे जाके पेमेंट करेंगे। क्लियर है कि आपके पास एडिक्वेट सिक्योरिटी, मैं समझता हूं आपके पास सिक्योरिटीज हैं, वो जो गिरवी रखे थे हम लोग सब रखे हुए हैं भैया, तो उस केस में आप लोग को कंसेंट दे दिया जाएगा, वो भी कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। अब देखो उसके बाद एसआर पास हो गया। आप जैसे एसआर पास करोगे किससे अप्रूवल लोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप किसको बताओगे, आरओसी को। अ कंपनी शेल इन रिलेशन टू एनी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम फाइल विद द रजिस्ट्रार
द स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी अंडर सबसेक्शन 1, जो पहला पॉइंट है सबसेक्शन 1 है, जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो उसको देना पड़ेगा। द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 इफ द अल्टरेशन इन्वॉल्व्स एनी चेंज इन द नेम। समझ आया कि नहीं? अब देखो फाइलिंग के बारे में बताना चाह रहे हैं, अलग से पॉइंट दिया गया ना आपको, बाद में ये बोला जाता है कि एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? यस और नो? मल्टीपल स्टेट मतलब आरओ दो जगह, आरओ दो जगह नहीं हो सकता भैया, आरओ एक ही जगह होगा, बाकी दूसरा एडिशनल ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस तो एक ही रहेगा आपका। एडिशनल के लिए इतना दिक्कत नहीं है, वो तो ब्रांच कहलाएगा ना, ब्रांच के लिए इतना दिक्कत नहीं है, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए दिक्कत है। देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपने बिजनेस खोला, आपने रायपुर में कंपनी हो, आप एक्सपांड कर सकते हो पूरे इंडिया में, आपने अपना एक ब्रांच खोला, शटर लगाया नागपुर में, तो क्या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो? अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, वो सिर्फ आपको ब्रांच है, तो क्यों बताओगे? आरओसी के बस बताओ कि मैंने नया खोला। एमओ क्यों अल्ट करोगे भाई? एमओ में क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी सिचुएटेड अवार्ड हुआ था, रजिस्टर्ड ऑफिस जहां आपका रहेगा। बाकी सब ऑफिस को लिखते चलोगे तो फिर गए भैया, इतने सारे ऑफिस होते हैं कंपनी के, ब्रांच ऑफिस। समझ आया कि नहीं आया एवरीवन? ठीक। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार बोलता है उसके पास फाइलिंग विद आरओसी, क्या क्या फाइल करेंगे हम लोग? बोलते जाइए। एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल 13(1), 13(2), ये नेम क्लॉज को डिफाइन किया आप लोग के। डन? यस और नो? अब एक चीज ध्यान समझा देता हूं, अब ना सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ऑर्डर दे दिया कि आप जगह चेंज कर सकते हो, सब ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? अब देखो दिक्कत क्या होगा, ये हो गया रायपुर, ये हो गया नागपुर, आरओसी छत्तीसगढ़, आरओसी महाराष्ट्र, यस और नो? मेरे को अप्रूवल मिल गया, पता है मुझे यहां के आरओसी को बोलना पड़ेगा टाटा, मैं जा रहा हूं आपको छोड़ के, मुझे इसको बताना पड़ेगा भैया मैं आ गया, आपके पास आ गया। मतलब बोलने का मतलब ये है कि दोनों आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि भाई छोड़ के चले गए, मैं तो उस आरओसी को बताया था ना ना, आपको छत्तीसगढ़ के आरओसी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि रजिस्टर ऑफ मेंबर वो नाम काट सके आपका, क्या मेरा नहीं रहा वो। आपको महाराष्ट्र के आरओसी को बताना पड़ेगा कि मैं आपके पास आ चुका हूं। और अब नया सर्टिफिकेट कौन देगा, महाराष्ट्र वाला कि छत्तीसगढ़ वाला? महाराष्ट्र वाला आपको नया देगा, जो नया स्टेट वाला है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? समझते हैं। फाइलिंग ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट्स where an alteration of the memorandum result in a transfer of the registered office of a company from one state to other, मतलब आप लोग का ट्रांसफर होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। A certified copy of the order of central government approving the alteration shall be filed by the company with the registrar of each of the state within such time and in such manner as may prescribe, who shall register the same। ईच रजिस्ट्रार, दोनों रजिस्ट्रार को आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉपी उसको देना पड़ेगा भाई, इन केस ऑफ स्टेट चेंज ओनली। स्टेट अगर चेंज नहीं हो रहा तो सिर्फ एक ही आरओसी है, उसको तो बताओगे। क्लियर है कि नहीं? लिखते चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, फाइल टू ईच आरओसी। in case of state change, in case of state change जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है उसको फाइल करना पड़ेगा। किनको? आरओसी 1, आरओसी 2, ओल्ड आरओसी, न्यू आरओसी। इतना समझ जाओगे ना? ईच ऑफ द आरओसी में आप लोग को फाइल करना पड़ेगा।
डन एवरीवन? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको बेटा आपको? ठीक, अब देखते जाओ। 8वां पॉइंट बोलता है सर फ्रेश इशू सर्टिफिकेट कौन करेगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देगा? बोलो। न्यू आरओसी। न्यू आरओसी वेयर आरओ इज शिफ्टेड। नया आरओसी जहां पास आरओ आप लोग का शिफ्ट हुआ है। क्लियर है बच्चे लोग? यस और नो? ठीक है सर, पढ़ लेते हैं एक बार। इश्यू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज बीइंग शिफ्टेड टू शेल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग द अल्टरेशन। बताएगा भैया कि अल्टर्ड हो चुका है। क्या अल्ट हुआ? रजिस्टर्ड ऑफिस इन लोग का चेंज हुआ है, बताना पड़ेगा। यस और नो? दो क्लॉज खत्म, नेम और सिचुएशनल दोनों अल्ट हो गए। शुरू से समझते हैं, देखो वापस से पढ़ते हैं। कोई भी कंपनी को अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्ट करना है तो कौन सा सेक्शन गवर्न करेगा? सेक्शन 13। सब सेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं, सेक्शन याद कर लो, मेरे लिए बहुत है वो। समझ आया कि नहीं है? पहला ही बोलता है कि अल्ट ओनली बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, नो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम शेल बी इफेक्टिव अंटिल इट इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। वही बात हो गया। दूसरा बोलता है नेम, चेंज नेम। अगर नेम अगर आपको चेंज करें तो किससे अप्रूवल लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को अप्रूव करेगा, वो भी इन राइटिंग में, बट नो अप्रूवल नेसेसरी इन केस ऑफ एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट वर्ड, प्राइवेट लिमिटेड बोल सकते हो, प्राइवेट वर्ड को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो। फिर अगर आपका नेम चेंज होता है तो जो आरओसी है रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में उस नाम को चेंज करेगा और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। क्लियर है कि नहीं? यहां तक नेम क्लॉज खत्म। फिर आप कहते हैं सिचुएशनल क्लॉज में चेंज ऑफ आरओ। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हो जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में है, इफेक्टिव तभी होगा अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हो। यस और नो? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कितने 60 डेज है, सब बोलो विद इन 60 डेज। दो चीज सेटिस्फाई, दोनों में से कोई हो सकता है। पहला दैट क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर कंसर्न पर्सन हैज गिवन कंसेंटेड और कंपनी हैज द सफिशिएंट प्रोविजन फॉर डेट पेमेंट और एडिक्वेट सिक्योरिटी। दोनों में से कोई एक हो गया तो भी चल जाएगा यार। क्लियर है कि नहीं? विद इन मतलब देखो, जैसे मैंने अप्लाई किया ना, आज मैंने अप्लाई किया 13 तारीख को, यहां से 60 दिन इसके अंदर उसको देना पड़ेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा दिन नहीं लगा सकता भाई, 60 दिन के अंदर देना पड़ेगा उसको। अब इसी 60 दिन के अंदर सब प्रोसेस को कंप्लीट नहीं दे पाई कि नहीं देना चाह रहा है, क्या चीज? मतलब गवर्नमेंट की गलती गिना रहे हो? देखो अगर गवर्नमेंट की अगर गलती हुई ना बेटा, इस केस में समटाइम्स डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो लोग डेट बढ़ा देंगे। बहुत जगह ऐसा होता है ना कि इतना डेट दिया नहीं माना तो डीम्ड एक्सेप्टेंस, जीएसटी में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? फिर आता है आप लोग का सर एप्लीकेशन डिस्क्लोज कित कब होगा? 60 दिन के अंदर। दो चीज होना चाहिए, क्या? क्रेडिटर और डिबेंचर कंसेंट, और या तो सर एडिक्वेट प्रोविजन होना चाहिए, एडिक्वेट सिक्योरिटी। क्लियर है कि नहीं सबको यहां तक? अब उसके बाद बोला जाता है कि रजिस्ट्रार को फाइल करोगे आप लोग, ठीक है? कौन सा सर? स्पेशल रिजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? फिर क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दे दिया और जो ऑर्डर की कॉपी है ईच आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। यस और नो? आरओसी 1, ओल्ड आरओसी और न्यू आरओसी। फिर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो आरओसी देगा जहां आप शिफ्ट हुए, जिसको बोला जाता है नया आरओसी। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? यस और नो? अब बता बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में थोड़ा खतरनाक है। अब ऑब्जेक्ट ही बदलना चाह रहे हो, मतलब सीधी सी बात है, जो कंपनी का जो मेन न्यू है ना ऑब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्ट बदलना चाहोगे तो उसमें तकलीफ है। देखो तकलीफ उतने में नहीं है, तकलीफ किसी में समझाता हूं। एक कंपनी है आईआरसीटीसी, उसने आईपीओ लाया कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे। उन्होंने आईपीओ लाया बुलेट ट्रेन का। 5 साल बाद ना वो कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं कि हम ट्रेन नहीं चलाएंगे, हम अब एरोप्लेन चलाएंगे। एज द केस में भी अगर उन्होंने अगर पब्लिक से पैसा लिया है, अगर पुराने ऑब्जेक्ट का पैसा लिया है और उस पैसा में से कुछ अमाउंट अगर अनयूज्ड है, अब तकलीफ आने वाली है। कारण पब्लिक ने किस चीज के लिए पैसा दिया था? बुलेट ट्रेन के लिए। आप किस में जा रहे हो? अब एरोप्लेन में, और अभी भी जो पैसा बुलेट ट्रेन का था वो बचा हुआ है। तकलीफ तब आने वाली है। ये तो वही बात हो गया ना, आप किसी और चीज के लिए मांगे और अल्ट करके कहीं और यूज कर लोगे। देखो बेटा कंपनी लॉ के जो प्रोविजन है बड़े खतरनाक बने हुए हैं।
मतलब आप थोड़ा सा भी, मैंने जैसे मैंने ले लिया कि मैं बुलेट ट्रेन बनाऊंगा, छोड़ा ना यार, कौन बनाएगा, अल्ट कर देंगे, लोगों से तो पैसा मिल जाएगा, हम एरोप्लेन चलाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। तो देखो ध्यान समझ, आपस क्या बोला गया है, अ कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब होता है बेटा इन्विटेशन टू ऑफर, समझ आया कि नहीं आया, मतलब पब्लिक को जो इनवाइट करते हो आईपीओ के लिए, प्रोस्पेक्टस, एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ मनी सो रेज्ड, मतलब कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया वो भी प्रोस्पेक्टस के थ्रू, यस और नो, एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ मनी सो रेज्ड shall not change its object for which it raised the money through prospectus unless a special resolution through postal ballot is passed by the company। मास्टर पोस्टल बैलॉट में आपको एसआर करना पड़ेगा। सर बहुत सारे मेथड होते हैं वोटिंग के, पोस्टल बैलॉट समझते हो, पोस्टल बैलॉट जी, फोन वो पोल पोल होता है, पोल टाइप होता है बोला था मैंने, पोस्टल पोल नहीं होता, मैं समझाता हूं। पोस्टल बैलॉट का कॉन्सेप्ट ये था कि आपको इन पर्सन आने की जरूरत नहीं है, ऐसी दुनिया समझो जहां पास इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं है, कैसे वोट करोगे, लेटर, वेरी गुड, इट्स अ पोस्टल बैलॉट, पोस्ट के थ्रू आप लोग को मेंबर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, पोस्टल बैलॉट के थ्रू वोटिंग करना पड़ेगा आप लोग को, क्लियर है कि नहीं, एसआर पास करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक से पैसा अगर रेस किए हो, क्या किया आप लोग, पब्लिक से अगर पैसा रेस किए हो, उस ऑब्जेक्ट को बदलना चाह रहे हो, उस ऑब्जेक्ट का पैसा बचा हुआ है, अब क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, वो भी पोस्टल बैलॉट में पास करना पड़ेगा, मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी है, यस और नो एवरीवन, ठीक। एंड भाई ये इतना तो करना पड़ेगा, साथ ही साथ पब्लिक को ही बता दो ना यार, पब्लिक को ही बता दो ना, हम अब ऐसा नहीं रहे, हम बुलेट ट्रेन नहीं बनाएंगे, हम एरोप्लेन बनाएंगे, पब्लिक को कैसे बताओगे, न्यूज़पेपर। एंड डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिजोल्यूशन शैल बी आल्सो पब्लिश इन न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश एंड वन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज which is in circulation at place where the registered office of the company is situated, shall also be placed on the website of the company if any indicating there is the in justification of such change। आपको justification भी देना पड़ेगा। कैसे बताओगे पब्लिक को, न्यूज़पेपर, इंग्लिश और वर्नेकुलर। वर्नेकुलर कौन सा होगा, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, अगर मैं नागपुर में हूं तो महाराष्ट्र का जो भी चलता है, रायपुर में हूं तो छत्तीसगढ़ का जो लोकल चलता है, एज द केस में भी आपको वो चीज बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ वेबसाइट में, और आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि आप ऑब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहे हो, क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद यहां पर लिखे द, ये ही नहीं है, द है, मिसप्रिंट है, लिख लीजिए। अनन्या बेटा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला अभी, कहां, तो टिक कौन करेगा, ख्यालों में खोए रहते हो, क्लियर है एवरीवन, यस और नो। अब देखो भाई, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ ना, कंसेंट की क्या चाहिए मेरे को, एसआर चाहिए, ऐसा मतलब समझते हो, स्पेशल रिजोल्यूशन 75% चल जाएगा, बाकी 25% ने नहीं बोला, चल जाएगा, फिर भी 25% नहीं बोला, वो माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी की आवाज कोई नहीं सुनता, ये तो तुम लोग जान लो। अब एक बात बताओ, 100 शेयर होल्डर थे, 75 ने हाँ बोला, 25 ने नहीं बोला, 25 लोगों की बात नहीं मानी जा रही है, अब पता है मौका दिया जाएगा, ये होते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर। अगर आपको लगता है कि आप नए ऑब्जेक्ट में अगर नहीं रहना चाहते, आप एग्री नहीं कर रहे हो, आप जा सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी, आप कंपनी छोड़ के जाना सकते हो, जा सकते हो, अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, समझ आएगा क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। द डिसेंटिंग शेयर होल्डर शेल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट वेयर exit by the promoter and shareholder having control in accordance with the regulation to be specified by the SEBI। अब कंट्रोल कैसे होगा SEBI बताएगा, कंट्रोल बोले तो होल्डिंग पावर्स किस तरीके से होंगे, प्रमोटर डिसेंडिंग शेयर होल्डर को मौका देंगे कि आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। डिसेंडिंग कौन, माइनॉरिटी वाले भाई, उनका बात नहीं माना गया यार, मैं मानता हूं बेटा एसआर पास हुआ, लेकिन 25% लोग अभी भी मना किए हैं, समझ आया कि नहीं, आप लोगों को 25% मतलब समझते हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से ज्यादा है अभी भी, 20% से ज्यादा है, मायने रखता है अभी भी, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, डिसेंडिंग शेयर होल्डर को आपको मौका देना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग, यस और नो, लिखते हैं सर। फिर 9th पॉइंट, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बदलना चाहते हो, कंपनी हु हैव रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, वो भी प्रोस्पेक्टस के थ्रू, प्रोस्पेक्टस समझते हो ना, आईपीओ वगैरह में जो यूज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, आगे जाके पढ़ोगे, एंड हैविंग
अनयूज्ड मनी, उनके पास अनयूज्ड है तो अनयूटिलाइज्ड मनी भी लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अनयूटिलाइज्ड मनी बचा हुआ है यार। शैल नॉट चेंज, अनलेस दो कंडीशन। पहला, एसआर इन पोस्टल बैलॉट। कहां लगेगा बेटा एसआर? पोस्टल बैलॉट में करना पड़ेगा। अब पोस्टल बैलॉट के अंदर क्या क्या आएंगे तो वही मीटिंग में पढ़ोगे ना आप लोग, तो यहां लॉ लिख दिया गया। देखो बेटा, अब कहानी पोस्टल बैलॉट को मैं तुमको समझाने के लिए पोस्ट बोल रहा हूँ, उसकी कहानी बहुत खतरनाक है। पोस्टल बैलॉट की मीटिंग चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग। 3 चैप्टर में डिवाइडेड आप लोगों का कंपनी से, मैंने पहले भी बताया था। बेसिक्स, मीटिंग, डायरेक्टर। सबसे बड़ा आप लोगों का बेसिक्स है, सबसे बड़ा बेसिक्स, मीटिंग उसके बाद, और डायरेक्टर एकदम छोटा है। वेटेज कैसे आप लोगों को पता है? डायरेक्टर चैप्टर 10 से 15 पेज का, ज्यादा 14 नंबर का क्लियर वेटेज। 2 क्वेश्चन डायरेक्टर से आएंगे, गारंटी लिख के दे रहा हूं मैं। मीटिंग चैप्टर से 1 क्वेश्चन, बेसिक से 1 क्वेश्चन, और इन दोनों में से कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा केस लॉ के नाम से, बस जान लो। मतलब 2 चैप्टर का 3 का वेटेज है और 1 का 2 का वेटेज है। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए। यस और नो? एसआर इन पोस्टल बैलॉट प्लस आप लोगों को पब्लिक को बताना पड़ेगा। भाई कैसे बताओगे? डिटेल्स पब्लिश करना पड़ेगा, किसमें? न्यूज़पेपर में यार, वो भी न्यूज़पेपर में। अब मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा 1+1। अब आपको न्यूज़पेपर में 1+1 तो समझ जाना चाहिए। 1 इन इंग्लिश, 1 इन वर्नाक्युलर। में बार बार नोट्स में नहीं लिखूंगा ये बात। 1+1 एंड इन वेबसाइट। वेबसाइट में भी देना पड़ेगा भाई। नोट्स ऐसे बनाओ कि देखते आपको सब चीज याद हो जाए। डन? और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी किसको दोगे? अपॉर्चुनिटी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अपॉर्चुनिटी कौन देगा? प्रमोटर। प्रमोटर्स टू एग्जिट। अब चाहे तो जा सकते हैं। डन एवरीवन? यस और नो? सर हम ऑब्जेक्ट तो बदल लिए यार। बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किसको बताओगे? आरओसी को। एनी चेंज इन ऑब्जेक्ट इन्फॉर्म आरओसी। आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर आप आरओसी को इन्फॉर्म कर दीजिए। डन एवरीवन? क्या एमओ अल्ट होगा ऑब्जेक्ट चेंज करने से? हाँ होगा ही होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं सर। जिस ध्यान रखेंगे। अब आप लोग के ना क्लियरली अल्टरेशन में सिर्फ 3 ही क्लॉज के बारे में दिया हुआ है, सिर्फ 3 क्लॉज के बारे में, सेक्शन 13। अब बाकी और कौन कौन से बच रहे हैं? हमने पढ़ा क्या क्या? नेम, सिचुएशनल, ऑब्जेक्ट। क्या क्या बचा? लाइबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्लॉज नहीं बदलेगा नॉमिनी को छोड़ के। अच्छा अब एक चीज समझाता हूं। अल्टरेशन तो पढ़ लिए ना? नॉमिनी ओपीसी में एक लाइन लिखा था जिसको मैंने छोड़वाया था। नेम ऑफ ओपीसी बदलोगे तो अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं माना जाएगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको शो करता हूं। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को छोड़वा के रखे हैं पहले से ही। देख लीजिए बेटा, स्टार मार्क्स अभी भी है मेरे में, स्टार मार्क। एनी सच चेंज इन नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू एन अल्टरेशन ऑफ एमओए। अगर आप नाम बदल दोगे तो अल्टरेशन नहीं माना जाएगा, चुपचाप बदलना है बस।
अल्ट्रेशन का प्रोविजन आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आया कि नहीं, मैंने छोड़वाया था, अब समझ आ गया, अल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। अब ध्यान समझिए, अब कैपिटल कुछ होता है बेटा आप लोग को आगे पढ़ने मिलेगा। अब लायबिलिटी का तो सर बात ही अलग है। क्लियर है बच्चे लोग यहां तक? ठीक, अब सर उसके बाद जनरल पॉइंट्स। नो अल्ट्रेशन मेड अंडर दिस सेक्शन shall have any effect until it is registered in accordance with the provision of this section। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप अल्ट करना चाहते हो तो ओनली बाय सेक्शन 13, सीधी सी बात है। अगर आप कोई और अल्ट कर दिए सेक्शन 13 के खिलाफ तो इफेक्टिव नहीं माना जाएगा इन तीनों चीजों के लिए। यस और नो? फिर वही सर, ओनली मेंबर हैव राइट टू पार्टिसिपेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी अल्ट करते हो एमओए में, अगर आपने ऐसा लिख दिया कि कोई पर्सन अदर देन मेंबर को अगर डिविजिबल प्रॉफिट में अधिकार देते हो, क्या कहलाएगा वो? वॉइड कहलाएगा। पढ़ चुके हो ऑलरेडी? ठीक है, वहां पास एक्चुअल था, यहां पास अल्टर्ड है। क्लियर है कि नहीं एवरीवन? फिर क्या बोलता है? द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड टू अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड इज एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग विद रजिस्ट्रार और which has defaulted in repayment of matured deposit and debenture or interest therein। मैं समझाता हूं, आप लोग को नेम चेंज करने नहीं दिया जाएगा अगर आपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है। मतलब भाई सीधी सी बात है, तुम एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको नाम बदलना है, पहले भाई ये चीज फाइल करो। नाम चेंज की बात कर रहा हूं बस मैं। और या तो आपने डिफॉल्ट किया है अपने मैच्योर डिपॉजिट को रिपेमेंट करने में, अगर आपने डिपॉजिट लिया था पब्लिक से उसका आप वापस नहीं कर पाए, या तो डिबेंचर का पैसा वापस नहीं कर पाए, या तो इंटरेस्ट, नाम नहीं बदलने दिया जाएगा, जैसा नाम था वैसा ही रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से बदलवाना चाहता तो बदलवा लेगा, आप खुद से नहीं बदल पाओगे। सीधी सी बात है, एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से फाइल करना पड़ेगा आप लोगों को, नाम बदलना है तो। और दूसरी चीज ये साथ ही साथ सर, या तो आपको सर रीपेमेंट अगर सही समय में क्यों मैच्योर डिपॉजिट, इंटरेस्ट का या डिबेंचर का, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो नेम चेंज नॉट अलाउड।